आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है इस लेक्चर में। तो स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं कि हम कवर कर रहे हैं की नेशनल इंस्टीट्यूशंस को, और प्रीवियस लेक्चर में हमने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को कवर कर लिया था, डीआरडीओ को बेसिकली। तो इस लेक्चर में हम लोग जाएंगे एक और इम्पॉर्टेंट की नेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ में। ठीक है, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा सेम थिंग कि आप सभी चीज़ों को रिवाइज करते रहिए जो भी हम हर लेक्चर में कवर करते जा रहे हैं। और राइट, ताकि आपके पास चीजें कंपाइल अप ना हो एंड में, और आपको क्लियरिटी रहे कॉन्सेप्ट्स में जो भी हम सीख चुके हैं, सीख रहे हैं या फिर सीखने वाले हैं। ऑल राइट, ऑल राइट। तो मैं अब इस लेक्चर को शुरू करूंगा। तो बेसिकली आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ेंगे आईसीएआई के बारे में, आईसीएआई, ऑल राइट, और साथ में एनएफआरए, आईसीएआई और एनएफआरए। लेकिन फर्स्ट हम लोग सिर्फ टारगेट करेंगे आईसीएआई को। ऑलराइट, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या फिर कहें कि रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करें हम, तो आईसीएआई जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है उन एग्जाम्स के लिए जो कि रिलेटेड होते हैं आपके अकाउंटिंग, फाइनेंस और गवर्नेंस से। तो अगर हम किसी भी ऐसे एग्जाम को टारगेट करने जा रहे हैं जिसमें हमारे पास अकाउंटिंग है, फाइनेंस और गवर्नेंस है, तो हमें अवेयर होना पड़ेगा आईसीएआई के बारे में और एनएफआरए के बारे में। तो आइए प्रोसेस को शुरू करते हैं इनके बारे में जानने के। ऑलराइट, तो पहला है हमारे पास आईसीएआई। तो ये है द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ऑलराइट, अगेन हम शुरुआत करेंगे उसी मैनर में जैसा कि हमने बाकी चीजें कवर करी हैं। पहला है फुल फॉर्म, सेकंड है हमारा एस्टैब्लिशमेंट ईयर, थर्ड है हमारा पेरेंट मिनिस्ट्री। ऑलराइट, तो ये तीन चीजें हैं जो हम स्टार्ट करने से पहले कवर करते हैं। ऑलराइट, सभी टॉपिक्स के लिए। तो चलिए इसको भी एक बार कवर कर लेते हैं। पहला है फुल फॉर्म। ऑलराइट, तो बेसिकली आईसीएआई का मतलब होता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ऑलराइट, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ओके, सेकंड है हमारा, अगर हम बात करें एस्टैब्लिशमेंट ईयर की, तो जो आईसीएआई था वो एस्टैब्लिश हुआ था इन द ईयर ऑफ 1949। ऑलराइट, और यदि हम बात करें पेरेंट मिनिस्ट्री की, तो आईसीएआई की जो पेरेंट मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ऑलराइट, तो इन चीजों को याद रखिएगा। फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, एस्टैब्लिशमेंट ईयर है 1949, पेरेंट मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो ये है बेसिकली आपके इनिशियल डिटेल्स आईसीएआई की। ऑलराइट, अब जो इंस्टीट्यूट है आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, आईसीएआई शॉर्ट में, ये नेशनल प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडी है इंडिया की, जिसे एस्टैब्लिश किया था अंडर द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 के तहत। तो अब हमें यहां पे एक और वर्ड मिला, वो है नेशनल प्रोफेशनल अकाउंटिंग। तो बेसिकली पहली चीज जो हमें करनी है यहां पे वो ये है कि नेशनल लेवल पे ये चीज है, और सेकंड जो चीज हमें यहां पे देखने को मिलेगी वो मिलेगी कि प्रोफेशनल अकाउंटिंग है। ऑलराइट, जैसे कि जो अकाउंटेंट्स हैं जो कि या फिर स्टडी हैं या फिर एफिलिएटेड हैं आईसीआई के साथ में, तो वो बेसिकली होते हैं आपके प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स। इसका मतलब हुआ कि वो स्पेशली आप ग्रूम्ड हैं, या फिर आप कहें
ट्रेंड है अकाउंट्स में और फाइनेंस में, और आप कह सकते हैं अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल मैटर्स में। ऑलराइट, तो इसीलिए इनको हम कंसीडर करते हैं एज अ प्रोफेशनल। तो अब इसको कनेक्ट करते हैं दोनों चीजों से। इसका मतलब हुआ आईसीआई जो है वो एपेक्स बॉडी है जो कंट्रोल कर सकती है प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्सेज को। चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्सेज को। ऑलराइट, तो इन पॉइंट्स को आप याद रखिएगा कि अगर क्वेश्चन पूछे कि कौन सी बॉडी रिस्पॉन्सिबल है और एपेक्स बॉडी है प्रोफेशनल चार्टर अकाउंटेंट्स को कंट्रोल करने के लिए, तो आंसर होगा आईसीएआई। ऑलराइट, तो आंसर है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ऑलराइट, चार्टर अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ये रिस्पॉन्सिबल होता है रेगुलेट करने के लिए एंड प्रमोट करने के लिए प्रोफेशन ऑफ चार्टर अकाउंटेंसी इन कंट्री। ओके, ये फंक्शन करता है अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर, जैसा कि मैंने आपको बताया भी है। तो हमने क्या सीखा यहाँ पे? हमने देखा कि ये रिस्पॉन्सिबल है रेगुलेटिंग एंड प्रमोटिंग के लिए द प्रोफेशन ऑफ चार्टर अकाउंटेंसी इन कंट्री, रेगुलेट करना, क्योंकि ये है आपका एपेक्स इंस्टीट्यूशन। ऑलराइट, और आप कह सकते हैं कि यह है आपका सुप्रीम अथॉरिटी, कंट्रोल करने के लिए चार्टर अकाउंटेंसी या उसके एजुकेशन को कंट्री में। ऑलराइट, और ये प्रमोट करती है आपकी, या फिर कहें ये फंक्शन करती है अंडर द कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, यानी इसकी जो पेरेंट बॉडी है वो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जैसा कि हमने डिस्कस भी किया। ठीक है, ऑलराइट। तो अब क्वेश्चन ये है कि रिक्वायरमेंट क्या है आईसीआई के लिए और चार्टर अकाउंटेंट बनने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है, और हम इनके बारे में बात क्यों करते हैं। ये रियली इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो आइए इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। पहले उदाहरण लेते हैं कि अगर हम बात करें कंट्री की, तो कंट्री में कई सारे रूल्स होते हैं, हैविंग वेरियस रूल्स। ऑलराइट, जैसे कि हो गया इनकम टैक्स। ऑलराइट, ट्रेड एंड टैरिफ हो गया आपका। ऑलराइट, फिर हो गया आपका बिजनेस टैक्सेस। ओके, जैसे हो गया कंज्यूमर टैक्सेस, और भी कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं और टैक्सेस होते हैं। तो यहां पे लिमिट भी होती है, ऑल्सो अ लिमिट ऑन बिजनेस ट्रांजैक्शन अकाउंट्स अमाउंट्स में। ऑलराइट, तो यहां पे कई सारी चीजें हैं। ये होता है कंट्री के बारे में। तो अब ये है इंडिविजुअल जो कि बिजनेस कर रहा है, और आप कह सकते हैं जिसके पास की और रोजगार है कंट्री के अंदर, विद इन द कंट्री। तो अब मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या आप कह सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर पर्सन है ये अवेयर अबाउट होगा सभी रूल्स रेगुलेशंस के बारे में? क्या इसके पास प्रोफेशनल नॉलेज होगी इन सब चीजों की? तो आंसर है माइट बी, हो भी सकती है, और माइट बी नॉट, नहीं भी हो सकती, क्योंकि ये प्रोफेशनल बिजनेसमैन है या प्रोफेशनल लिवलीहुड पर्सन है, इसके पास जरूरी नहीं है कि इन सब चीजों की नॉलेज भी हो। तो क्या होगा अब यहां पे कि मान लेते हैं एक दिन उसको नोटिस मिलता है फ्रॉम एनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से, कि उसने कुछ रॉन्ग किया है, गलत किया है, इनकम टैक्स के बारे में,
ट्रेड एंड टैरिफ की वजह से या बाकी जितने भी टैक्सेस इंडिया में प्रिवेलेंट करते हैं, कहीं ना कहीं से उसने कुछ रूल वायलेट कर दिया है या कुछ गलती की है। तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये जो इंसान है इसने इसको इंटेंशनली किया या फिर उसने अनइंटेंशनली किया। अगर उसने इंटेंशनली किया है तो इसका मतलब हुआ कि उसके पास नॉलेज है इन सब चीजों की, लेकिन उसके बाद भी इसने सिस्टम को सरपास करने की कोशिश करी। ऑलराइट, लेकिन अगर उसने अनइंटेंशनली किया यानी उसको नॉलेज ही नहीं थी उन रूल्स एंड रेगुलेशंस की, ऑलराइट, वो सिर्फ अपना बिजनेस कर रहा था और पैसे कमा रहा था अपने लिए, ठीक है। तो अब इस केस में वो कैसे अपने आप को बचा सकता है और कैसे जो अथॉरिटीज हैं उसके साथ डील करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास आता है प्रोफेशनल, जिसे हम कहते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, नोन एज दी चार्टर्ड अकाउंटेंट। ऑलराइट, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है बेसिकली वो इंसान होता है, आप कह सकते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बेसिकली चार्टर्ड अकाउंटेंट बेसिकली वो पर्सन होता है जिसके पास basically the person having the professional knowledge होती है, having the professional knowledge किसकी, कंट्री के लॉस की, रूल्स की और रेगुलेशंस की। ऑलराइट, तो ये जो बिजनेसमैन है वो अवेयर नहीं होगा इन चीजों के बारे में, लेकिन जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसको इन चीजों के बारे में जरूर पता होगा। तो इस केस में इसको अपने आप को बचाने के लिए इस बिजनेसमैन को अथॉरिटी के एक्शन से डिफरेंट मैटर्स पे तो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्विसेज अवेल कर सकता है या उसकी हेल्प ले सकता है। तो ये था नीड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की। ये लोग सिर्फ लोगों को नहीं बचाते, बिजनेसमैन को नहीं बचाते, ठीक है, या फिर उनकी हेल्प नहीं करते, क्योंकि जो लोग हैं आमतौर पे वो ज्यादातर अवेयर नहीं होते फाइनेंशियल रूल्स से। लेकिन इसके बाद भी चार्टर्ड अकाउंटेंट जो हैं उनका सेकंड काम होता है कि वो हेल्प करते हैं बिजनेसेस को कि वो आसानी से काम कर सकें, क्योंकि जो बिजनेसमैन है वो सिर्फ बिजनेस कर रहा है, वो सिर्फ पैसे कमा रहा है, उसका इस्तेमाल कर रहा है। ऑलराइट, उसके पास कोई भी प्रोफेशनल नॉलेज नहीं है फाइनेंशियल सिस्टम की, जहां पे कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है बेसिकली आपका वो असिस्ट करता है, असिस्टेड हिम उसके बिजनेस में, ताकि वो बिजनेस को इजीली कर सके। चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो असिस्ट नहीं करता बल्कि मेंटेन करता है बुक्स को और क्लाइंट्स के रिकॉर्ड्स को, ताकि हेल्प की जा सके गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की। ओके, क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो किसी भी इंडिविजुअल को सर्च करना स्टार्ट करती हैं या फिर किसी को भी ट्रैक करना स्टार्ट करती हैं। ऑलराइट, तो हो सकता है कि वो पर्टिकुलर पर्सन जिसको भी गवर्नमेंट ने चार्ज किया है वो बुक्स को फॉलो नहीं कर रहा था, लेकिन जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो उसको असिस्ट कर रहा है वो हमेशा बुक्स को फॉलो करता है। ऑलराइट, तो जब भी गवर्नमेंट बिजनेसमैन को चेकआउट करेगी हमेशा उसका जो सीए होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, वो यहां पे इंटरफेयर करेगा। ऑलराइट, जैसे मान लेते हैं कि ये है मिस्टर एक्स, इनका नाम है मिस्टर एक्स और ये हैं आपके, और आप बिजनेसमैन या फिर आप कह सकते हैं कि ये हैं आपके व्यापारी भी। ऑलराइट, अब हमारे पास है एक गवर्नमेंट अथॉरिटी जो है आपकी वाई। ऑलराइट, ये है गवर्नमेंट अथॉरिटी
जिसका नाम है वाई। ऑलराइट, तो मान लेते हैं कि गवर्नमेंट अथॉरिटी ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी मिस्टर एक्स पे। ऑलराइट, क्योंकि जो मिस्टर एक्स थे वो अवेयर नहीं थे रूल्स एंड रेगुलेशन से, तो इसीलिए क्या हुआ कि वो बुक्स को मेंटेन नहीं कर रहे थे। इस सिनेरियो में क्या होगा कि वो कंफर्टेबल नहीं होंगे बुक्स के लिए, ना ही तो गवर्नमेंट को समझ पाएगी, ना ही मिस्टर एक्स को समझ पाएंगे। ऑलराइट, और मिस्टर एक्स जो है वो खुद को बचा भी नहीं सकते इस केस में गवर्नमेंट अथॉरिटी से, और प्रूव नहीं कर सकते कि वो इनोसेंट है। तो कौन स्ट्रगल करेगा इसमें? मिस्टर एक्स स्ट्रगल करेंगे। लेकिन मान लेते हैं कि मिस्टर एक्स ने हायर किया था मिस्टर जेड को। ऑलराइट, जो थे आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट, और जो कि मेंटेन कर रहे थे मिस्टर एक्स की बुक्स को। ऑलराइट, तो जब मिस्टर जब वाई इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगी एक्स के ऊपर, तो उनको प्रॉपर बुक्स मिलेंगी। ऑलराइट, ताकि वो ट्रांजैक्शंस को देख पाए, चीजों को देख पाए, और ये दोनों के लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट अथॉरिटी है उसको क्लियर कट डेटा मिल जाएगा, और एक्स अपने आप को आसानी से प्रूव कर पाएगा कि वो बंदा इनोसेंट है। ऑलराइट, तो अब क्वेश्चन ये है कि आईसीआई की फॉर्मेशन कब शुरू हुई बेसिकली। तो जो फॉर्मेशन है आईसीआई की वो कब स्टार्ट हुई, अगर हम इस मैटर को देखेंगे तो हम पाएंगे कि वो था साल आपका 1913 का, जब कंपनी एक्ट पास हुआ था। 1913 का कंपनी एक्ट पास हुआ था। ऑलराइट, और ये जो एक्ट था बेसिकली इसने डिमांड किया था ऑडिट को बिजनेस रिकॉर्ड्स के फ्रॉम प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफाइड पर्सन से। ऑलराइट, तो इसका मतलब हुआ कि जो ईयर था 1913 का, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंपनी एक्ट को पास किया, जिसका मतलब था कि जितने भी बिजनेस हैं या इंडिविजुअल्स हैं जो ट्रेडिंग या फिर बिजनेस कर रहे हैं कंट्री में, उनको ऑडिट करवाना पड़ेगा अपनी बुक्स को उन पर्सन्स के द्वारा जो कि प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशंस रखते हैं या फिर प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफाइड पर्सन है। ऑलराइट, वो किसी को भी हायर नहीं कर सकते बुक्स को ऑडिट करने के लिए, सिर्फ प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफाइड पर्सन ही बुक्स को ऑडिट कर सकता है। इसके बाद ये था ईयर 1932 का, जब एक और एक्ट आया, या फिर कहें इंडियन अकाउंटेंसी बोर्ड जो था उसको अपॉइंट किया था बेसिकली। तो बोर्ड अपॉइंट हुआ, और ये था बेसिकली आपका एडवाइजरी बोर्ड, गवर्नर जनरल के लिए ऑडिट मैटर्स पे। क्योंकि जो गवर्नर जनरल था माइट बी या माइट बी नॉट एबल हो फाइनेंशियल नॉलेज को अंडरस्टैंड करने के लिए, इसीलिए इंडियन अकाउंटेंट बोर्ड को स्टैब्लिश किया गया ताकि वो एडवाइजरी जारी कर सके, एडवाइस कर सके गवर्नर जनरल को ऑन डिफरेंट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल मैटर्स। ठीक है, और गवर्नर जनरल जो है उसके अकॉर्डिंगली काम कर पाए। तो इसके बाद एक और साल आया 1947, जब हमें एक्सपर्ट कमेटी फॉर्मेशन देखने को मिलती है। तो ये था फर्स्ट, ये सेकंड, और ये हुआ थर्ड। जो एक्सपर्ट कमेटी थी जिसने रिकमेंड किया आईसीआई को, और आप कह सकते हैं उसने रिकमेंड किया आईसीएआई को, और ये थी आपकी कंप्लीटली इंडिपेंडेंट बॉडी जो कि ऑडिट मैटर्स को लुक आफ्टर करेगी। तो इसी वजह से फाइनली ये था 1949, जब आईसीएआई जो है वो, या फिर कहें हम चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट ऑफ इंडिया जो था वो पास्ड हुआ।
चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट जो था वो 1949 में पास हो गया और सेक्शन 3 के तहत इस एक्ट के आईसीएआई जो था उसे स्टैब्लिश किया गया। तो इन डिटेल्स को आप याद रखिएगा। 1913 कंपनीज एक्ट पास हुआ, ठीक है। 1932 एडवाइजरी बोर्ड बना। 1947 रिकमेंडेशन आई आईसीएआई के लिए। 1949 चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट पास हुआ और सेक्शन 3 जो था वो आईसीएआई की डेवलपमेंट की तरफ गया। ऑलराइट, तो इन पॉइंट्स को आप याद रखिएगा। तो अब आगे चलते हैं। पहली चीज है वो है रेगुलेशन ऑफ प्रोफेशन। आईसीएआई जो है वो रेगुलेट करता है प्रैक्टिस ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी इन इंडिया, एथिकल स्टैंडर्ड्स को सेट करता है, कोड ऑफ कंडक्ट बनाता है, गाइडलाइंस देता है टू एंश्योर द इंटीग्रिटी एंड प्रोफेशनलिज्म ऑफ इट्स मेंबर्स। क्योंकि जो हर एक इंसान जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है इंडिया में वो मेंबर होगा आईसीएआई का। ऑलराइट, तो आईसीएआई जो है बेसिकली वो सेट करता है रूल्स और रेगुलेशंस को, गाइडलाइंस को, और साथ के साथ इशू करता है एडवाइजरी नोट्स को भी। एडवाइजरी नोट्स टू ऑल चार्टर अकाउंटेंट्स जो कि इंडिया में प्रैक्टिस कर रहे हैं, और ये सभी रिक्वायर्ड होते हैं उन रूल्स को मानने के लिए या ओबे करने के लिए। ठीक है, सो ओबे द इंस्ट्रक्शन ऑफ आईसीएआई। ओके, अगर ये ओबे नहीं करेंगे इंस्ट्रक्शंस को तो उनको सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल सकते हैं। ये किया जाता है ताकि इंटीग्रिटी और प्रोफेशनलिज्म को एंश्योर किया जा सके। इसका मतलब हुआ कि कोई भी सीए या चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है, कोई भी फेवर ना दे पाए अपने बिजनेस या इंडिविजुअल को, या फिर कह पाए अपने किसी भी इंडिविजुअल या बिजनेस क्लाइंट को, ठीक है, अनएथिकल मैनर में। कि मान लेते हैं कि यहां पर है मिस्टर एक्स। ऑलराइट, मिस्टर एक्स है बिजनेसमैन। ऑलराइट, और उसके बाद है मिस्टर वाई। तो मिस्टर वाई है आपके सीए। ऑलराइट, तो इस सिनेरियो में जो मिस्टर एक्स हैं उनको लगभग ₹100 करोड़ पे करना है एज अ टैक्स टू द गवर्नमेंट। ऑलराइट, तो अच्छे सीए के तौर पे मिस्टर वाई जो है वो उनको चैनल बताएगा कि किस तरीके से ऐसा किया जा सकता है, पे किया जा सकता है। ठीक है, कि कैसे वो अपना टैक्सेस पे कर सकते हैं और क्या उसके बेनिफिट्स होंगे। ऑलराइट, लेकिन अगर मिस्टर वाई जो है वो अनएथिकल बंदा है या सीए है तो क्या होगा कि वो बोलेगा कि 100 करोड़ देने की जगह वो सजेस्ट करेगा मिस्टर एक्स को वो तरीके जिससे वो या तो अवॉइड कर सके या फिर लोअर कर सके अपने टैक्स रेट को। ऑलराइट, तो ये होता है आपका अनएथिकल फेयर। ऑलराइट, क्योंकि वो अब टैक्स इवेजन की प्रैक्टिस सिखा रहे हैं अपने क्लाइंट्स को, जो कि ब्लैक मनी को इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, जो मनी जिसको कमाया गया लेकिन उस पर टैक्स नहीं दिए गए वो होता है आपका ब्लैक मनी। ऑलराइट, तो इस केस में जो 100 करोड़ है वो है टैक्स अमाउंट, लेकिन जो सीए है मिस्टर वाई वो सजेस्ट कर रहा है मिस्टर एक्स को कि किस तरीके से इस टैक्स अमाउंट को घटाया जा सकता है। तो ये होता है आपका अनएथिकल प्रैक्टिस और इस तरह की चीजों को रोकता है आईसीआई। उसके बाद है एजुकेशन एंड एग्जामिनेशन। आईसीआई कंडक्ट करता है चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स
जो कंसिस्ट करता है 3 लेवल को, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल। ये इंस्टीट्यूट रिस्पॉन्सिबल है डिजाइनिंग के लिए, करिकुलम डिजाइन करने के लिए, एग्जामिनेशन को कंडक्ट करने के लिए और चार्टर्ड अकाउंटेंट डेजिग्नेशन देने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट कैंडिडेट्स को। कि मान लीजिए कि अगर ये इंडिविजुअल है जो सीए बनना चाहता है तो इसको क्या करना पड़ेगा, आईसीएआई को क्रैक करना पड़ेगा, ठीक है, ऑलराइट। और ये एग्जाम जो है वो 3 फेज में होगा। पहला होगा फाउंडेशन फेज, फिर आएगा इंटरमीडिएट फेज और फिर आएगा आपका फाइनल फेज, ऑलराइट। तो अगर पर्सन इन सभी फेजेस को सक्सेसफुली पास कर लेता है तो उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट की डेजिग्नेशन मिल जाएगी, ऑलराइट। तो मान लीजिए अगर वो उनका नाम है मिस्टर एक्स तो उनका नाम हो जाएगा मिस्टर सीए मिस्टर एक्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट मिस्टर एक्स। यानी इसका मतलब हुआ कि आईसीआई जो है वो प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन है जो एग्जामिनेशन को कंडक्ट करती है, करिकुलम डिजाइन करती है उन इंडिविजुअल्स के लिए जो कि सीए बनना चाहते हैं इस कंट्री के अंदर। उसके बाद है कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल एजुकेशन, सीपीई। आईसीआई एम्फेसाइज करती है इंपॉर्टेंस ऑफ कंटिन्यूअस लर्निंग और प्रोफेशनल डेवलपमेंट को, ऑफर करता है वेरियस सीपीई प्रोग्राम्स को और ट्रेनिंग सेशंस को अपने मेंबर्स के लिए ताकि उन्हें अपडेट रखा जा सके लेटेस्ट डेवलपमेंट के साथ में इंडियन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फील्ड में। तो बेसिकली क्या होता है कि लगातार आपके जो ट्रेड रूल्स हैं, ये रेगुलेशंस है और कहें जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस हैं बेसिकली लगातार चेंज होती हैं ऑन कंटिन्यूअस बेसिस, ऑलराइट। तो क्या होता है आपका जो आईसीआई है वो एंश्योर करता है कि जितने भी सीए हैं जो कि प्रैक्टिस करते हैं इंडिया में उनको ट्रेड्स रूल्स के बारे में, रेगुलेशंस के बारे में, गाइडलाइंस के बारे में लगातार अपडेट मिलती रहे ताकि कोई भी चेंज आए तो वो उसको आसानी से कंप्लाई ऑफ कर पाए, ऑलराइट। सो दे शुड कंप्लाई विद इट इजीली। उसके बाद स्टैंडर्ड सेटिंग की हम बात करें तो आईसीआई है इन्वॉल्व होता है सेटिंग अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स इंडिया में, अलाइन करता है अपने स्टैंडर्ड्स को इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस के साथ में ताकि एंश्योर कर सके यूनिफॉर्मिटी को और ट्रांसपेरेंसी को फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में, ऑलराइट। टाइम टू टाइम आईसीआई क्या करता है, चेकआउट करता है रूल्स एंड रेगुलेशंस को, ओके, और रिवाइज करता है उन्हें ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स, ओके। तो रूल्स हो गए आपके और रेगुलेशंस हो गई आपकी, ओके, और इनको रिवाइज किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ डोमेस्टिक मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट के बेसिस के रूल्स पे, ऑलराइट, ताकि यहां पे यूनिफॉर्मिटी या ट्रांसपेरेंसी फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स में एंश्योर की जा सके। फिर हम बात करें क्वालिटी रिव्यू की। आईसीआई कंडक्ट करता है रिव्यूज को ताकि एसेस करे एंश्योर द क्वालिटी ऑफ ऑडिट एंड अकाउंटिंग सर्विसेज जो कि इसके मेंबर प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑलराइट। यानी मान लीजिए कोई भी सीए है जो सर्व करता है किसी भी इंडिविजुअल को या बिजनेस ऑनर को, तो किस टाइप की क्वालिटी सर्विसेज वो ऑफर करते हैं ये सब आईसीआई चेक करता है। अगर सीए वेल अवेयर है चेंजिंग ट्रेंड्स के बारे में या रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में और लेटेस्ट गाइडलाइंस को वो फॉलो करते हैं आईसीआई की और गवर्नमेंट की, तो गाइडलाइंस हुई आपकी आईसीआई की, और क्या वो फेवर तो नहीं कर रहे या कुछ अनएथिकल काम तो नहीं कर रहे, अनएथिकल फेवर तो नहीं दे रहे। तो ये सारी चीजें जो हैं इसको मॉनिटर करता है आईसीएआई, ऑलराइट, ओके। उसके बाद है इन्वेस्टिगेशन एंड डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स। तो बेसिकली क्योंकि आईसीआई जो है वो एपेक्स इंस्टीट्यूट है
कंट्री में मॉनिटर करने के लिए सभी चार्टर्ड अकाउंटेंसीज के लिए और फैसिलिटीज को। ऑलराइट, तो आईसीआई जो है बेसिकली उसके पास पावर होती है इन्वेस्टिगेशन की और डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स करने की, अगर उसे कोई भी अनएथिकल प्रैक्टिस देखने को मिलती है। ऑलराइट, तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने आईसीएआई को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एनएफआरए के साथ में। तब तक आप सभी फैक्ट्स एंड फिगर्स को रिवाइज कर लीजिएगा जो हमने यहां पे डिस्कस किए, और नेक्स्ट लेक्चर के लिए रेडी रहिएगा। इस नोट के साथ हम इस लेक्चर को अंत करते हैं। आपका धन्यवाद।